हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। तो आज हम आ चुके हैं कक्षा 11 का भौतिकी अध्याय 1 भौतिक जगत का पार्ट 3 लेकर के। हमने पिछले 2 वीडियो में विज्ञान तथा भौतिक जगत और भौतिकी का कार्य क्षेत्र के बारे में बता रखा है। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, देख लेंगे। और आज हम बात करेंगे प्रकृति में मूल बल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकृति, जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, उसमें मेन जो मूल रूप से हमारे फंडामेंटल फोर्स हैं उनके बारे में। प्रकृति के मूल बल क्या हो जाएगा इंग्लिश? फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। देखिए, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के बल उपस्थित हैं और कुछ उसमें प्राकृतिक हैं, कुछ कृत्रिम हैं। जैसे में अगर हम बात करें बल की परिभाषा को अगर देखते हुए बात करें तो कह सकते हैं कि बल एक ऐसा बाह्य कारक है, बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, गति अवस्था, उसके आकार, उसके आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे हमारे अनेक प्रकृति में दैनिक जीवन में देखते हैं कि पेशी बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हैं, और उसके बाद आप देखते हैं घर्षण बल हैं। घर्षण बल के बाद फिर उत्प्लावन बल हैं, कहीं डोरियों में तनाव बल है। ये आदि तमाम प्रकार के जितने भी बल हैं ये हम देखते हैं कि हमारे कुछ प्रकृति में मौजूद हैं और कुछ हमारे कृत्रिम बल हैं जो हमारे द्वारा लगाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ हमारे सूक्ष्म बल हैं। सूक्ष्म बलों में जैसे अगर हम बात कर लें, कुछ नाभिकीय बल हैं, वैद्युत बल हैं, वैद्युत आवेशों के कारण वैद्युत बल हैं, चुंबकीय बल हैं। ये सब क्या है? सूक्ष्म बलों के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम इन्हीं सब बलों के बारे में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीक़ों से देखेंगे और इनके गुणों को पढ़ेंगे। तो हमारे प्रकृति में कुल मुख्य रूप से 4 बल हैं। जैसे मुख्य रूप से बलों की बात करें तो सबसे नंबर 1 आता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगता है, किन्हीं 2 पिंडों के द्रव्यमानों की वजह से लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरे नंबर पे आता है वैद्युत चुंबकीय बल, और तीसरे पे आता है प्रबल नाभिकीय बल, और चौथे पे आता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम बल की परिभाषा को देख लेते हैं, बल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बल। बल को इंग्लिश में बोलेंगे फोर्स। क्या बोलेंगे? फोर्स। अब इसी तरह से परिभाषा इसका हमने जैसे अभी बताया कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की विरामावस्था, गति अवस्था, तो लिख लेते हैं बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, गति अवस्था, आकार व आकृति को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तन का प्रयास करता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर देखते हैं, जैसे में अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल है, पेशी बल है, घर्षण बल है। घर्षण बल के साथ साथ डोरियों में तनाव बल है, डोरियों में तनाव बल है। और जैसे अगर हम कहें बात करें उत्प्लावन बल है, क्या है? उत्प्लावन बल है।
आदि तमाम प्रकार के जो बल हैं वो क्या हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। ये सभी क्या हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे पेशी बल है, पेशी बल अगर कोई भी मनुष्य किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने, उठाने, उसे ढकेलने में अगर करता है, तो जो मनुष्यों के शरीर द्वारा, ये जो किसी जीवित प्राणी के शरीर द्वारा जो बल उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं पेशी बल। जैसे अगर कोई जानवर है, जानवर द्वारा भी अगर कोई काम कराया जा रहा है तो उसके द्वारा जो बल उत्पन्न हो रहा है उसे भी क्या बोलेंगे, पेशी बल। और हम इंसान, कोई भी जीवित प्राणी है, अगर कोई सजीव कोई बल लगा रहा है तो उसे पेशी बल के अंतर्गत कहेंगे। और बाकी जो भी बल मौजूद है निर्जीव वस्तुओं के द्वारा उन्हें कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण बल है, डोरियों में तनाव बल है, उत्प्लावन बल है, इसी प्रकार के तमाम। और इसके अलावा कई सारे सूक्ष्म बल भी हैं। जैसे अगर सूक्ष्म बल की बात करें हम, सूक्ष्म बल, अगर सूक्ष्म बल को देखा जाए, जैसे सबसे पहले आता है नाभिकीय बल, सबसे पहले आता है नाभिकीय बल। इसी प्रकार से है विद्युत बल, विद्युत बल। फिर आता है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। फिर इसके साथ साथ आता है जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिनसे परमाणु मिलकर बना होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच बल, इन्हें क्या बोलेंगे, इनके बलों को क्या बोलेंगे, सूक्ष्म बल बोलेंगे। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनके बीच जो बल होता है वह भी क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही कम, बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए इसको सूक्ष्म बल के अंतर्गत रखा गया। लेकिन अब इनमें से हमें पढ़ना क्या है, इनमें प्रकृति में हमारे मुख्य रूप से जो है 4 बल हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि गुरुत्वाकर्षण बल है, और दूसरे पर नंबर पे आता है वैद्युत चुंबकीय बल है, तीसरे पे प्रबल नाभिकीय बल है, और चौथे पे आता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो हम उनको एक एक करके लिख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें, पहले हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, हमने जैसे बताया अभी कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव किन्हीं 2 पिंडों के बीच या किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों पर क्या है, उनके द्रव्यमानों पर ही आधारित है। यानी उनके द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो प्रबल आकर्षण बल है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका परिभाषा कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच, किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण उनके द्रव्यमानों के कारण उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। परंतु जब इनके बीच हम कहते हैं किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, तो क्या यह गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों पर डिपेंड करता है? जी नहीं, ये इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह इनके द्रव्यमानों पे नहीं बल्कि इनके दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरियों पे डिपेंड करता है।
किन पे डिपेंड करता है? दो द्रव्यमान है या दो पिंड है तो उनके बीच की दूरी पे डिपेंड करता है। यदि दूरी बहुत अधिक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो जाएगा, और दूरी बहुत कम है, एकदम नज़दीक नज़दीक कोई दो पिंड है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आइए हम इनको देख लेते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर न्यूटन ने अपना परिभाषा दिया है। किसने दिया है? न्यूटन ने। तो लिख लेते हैं न्यूटन के अनुसार। न्यूटन के अनुसार इनका परिभाषा देख लेते हैं कि न्यूटन ने दरअसल में इनका सिद्धांत क्या दिया है। जैसे न्यूटन ने लिखा है, किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये न्यूटन ने अपना स्टेटमेंट सिद्धांत दिया है, और इसी के अनुसार हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम फिगर बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई दो पिंड हैं। एक पहला पिंड यमोन द्रव्यमान का है, दूसरा क्या है? M2 द्रव्यमान का है, और इनके बीच की दूरी हमारा स्मॉल r हो जाता है। इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r ले लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा परिभाषा के अनुसार बताया गया है कि इनके बीच जो है कि एक बल कार्य करेगा। क्या बल कार्य करेगा? हम मान लेते हैं कि एक बल F कार्य कर रहा है, जो कि यमोन पिंड M2 पिंड पर बल आरोपित कर रहा है और M2 पिंड यमोन वाले पे बल आरोपित कर रहा है। यानी कि पहला वाला पिंड दूसरे पर बल लगा रहा है और दूसरा वाला पहले पर। तो इनके अनुसार हम बना सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि यदि दो पिंड M1 तथा M2 परस्पर स्मॉल r दूरी पर लिया जाए तथा इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला बल केवल लिखते हैं, लगने वाला बल F हो तो क्या कर सकते हैं? F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि अगर हम F की बात करें तो F जो है M1 इंटू बोला है कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल M1 इंटू M2 के क्या है? अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला है। तो इस अनुसार हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, या हम इसे कह सकते हैं या F इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाते हैं, अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाते हैं, तो हमारा इक्वल जब लगाते हैं तो हमारा एक कैपिटल G नियतांक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और हो जाएगा M1 इंटू M2 बटा के R स्क्वायर, ये हमारा बन जाता है। और यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल G बराबर बनाना चाहें तो कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, कैपिटल G बराबर F इंटू R स्क्वायर ऊपर और M1 इंटू M2 नीचे। ठीक है,
ये हमारा कैपिटल, ठीक है। यानी जैसे हमने कहा कि यदि दो पिंड कोई m1 m2 ले लिया जाए और उनके बीच की दूरी परस्पर r है और उनके बीच लगने वाला बल F है, तो हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला, F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, या हम अगर प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाते हैं तो F इक्वल टू कैपिटल G है m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, जो कि कैपिटल G यहाँ पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जहाँ में हम लिख लेंगे, जहाँ में इधर लिख लेते हैं कि जहाँ कैपिटल G बराबर क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका आंकिक मान क्या होता है, जिसका आंकिक मान कैपिटल G बराबर 6.67 इंटू 10 के घाते -11, कितना होता है 10 के घाते -11, और इनका मात्रक क्या बन जाएगा, देखिए मात्रक यहाँ से बनाइए, बल है यहाँ पर, बल F है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन इंटू, अब आर स्क्वायर है, आर को दूरी मीटर में मापते हैं, तो आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और अपान में m1 इंटू m2, यानी द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा द्रव्यमान का किग्रा स्क्वायर, यानी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये कैपिटल G का आंकिक मान होता है, और ये हर जगह कांस्टेंट होता है, जबकि कहा गया है ये नियतांक है, तो हर जगह क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये वैल्यू हमेशा हर जगह पे बराबर होती है, ठीक है। अब इस पे अगर क्वेश्चन बनता है, आंकिक प्रश्न बनता है, तो हम लोग यही फार्मूला अपना यूज करते हैं, और फार्मूला यूज करके G का मान अगर पूछ दे तो ठीक है, नहीं तो अगर G का मान दिया है भरने के लिए तो यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम इनके थोड़ा गुणों के बारे में देख लेते हैं। ये रहा गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा रहा, और ये न्यूटन के अनुसार परिभाषा रहा, और फिर इसका डेरिवेशन रहा, ये सूत्र रहा। अब आगे हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के गुण के बारे में। तो लिखेंगे हेडिंग, गुरुत्वाकर्षण बल के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें नंबरिंग करके लिखते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल है। तो पहला पॉइंट ये लिख लेते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल है। दुर्बलतम का मतलब एकदम कमजोर है, एकदम निष्क्रिय के बराबर होता है, बहुत ही कम बल होता है इसमें। दूसरे नंबर की बात कर ले, जैसे अगर हम करें कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक क्या है, सार्वत्रिक बल है, क्योंकि यह हमारे पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में क्या है, निहित है, पूरे ब्रह्मांड में यह उपस्थित है। इसलिए कहते हैं कि यह क्या है, एक सार्वत्रिक बल है जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच उत्पन्न होता है या लगता है, कह सकते हैं। क्या होता है, बीच लगता है या कार्य करता है, कह सकते हैं। तो लिखेंगे प्रकृति में, जैसे हमने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है पूरे प्रकृति में पाया जाने वाला है, यानी ब्रह्मांड में पाया जाने वाला। तो लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है जो ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच कार्यरत है। गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है जो ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच कार्यरत
है, यानी लगातार ये कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला नंबर लिखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है और यह एक संरक्षी बल भी है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है जो कि एक संरक्षी बल है, जो कि एक संरक्षी बल है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, चौथे पॉइंट की। तो लिख देंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह सदैव दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला है, यानी कार्यरत है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या है? दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला है, और चाहे उन दो पिंडों की दूरी बहुत कम हो या बहुत अधिक हो, फिर भी वह कार्य करेगा। यानी अतः हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक दीर्घपरासी बल है। क्या कह सकते हैं? कि गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घपरासी बल है। दीर्घपरास का मतलब बहुत अधिक दूरी, जो बहुत अधिक लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, लॉन्ग रेंज वाला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहुत अधिक लॉन्ग रेंज वाला बल है। यह कितना हो दूर पिंड हो, उन दो पिंडों के बीच में ये अवश्य कार्य करेगा। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घपरासी बल है। ठीक है, और इसके बाद एक और लिख लेते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि गुरुत्वाकर्षण बल जो कि प्रकृति में पाया जाने वाला, हमने लिख लिया है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण है। दूसरा लिख लिया, गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है जो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत है। तीसरा लिख लिया, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है जो कि एक संरक्षी बल भी है। और चौथा लिख लिया, गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घपरासी बल है। एक नंबर पांचवा और लिख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन लिख लेते हैं? जैसे अगर कह दें हम कि दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का मान उनके बीच की माध्यम तथा अन्य पिंडों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जैसे लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान उनके बीच के माध्यम तथा उनके द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान उनके बीच के माध्यम तथा उनके द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता, जबकि किस पर निर्भर करता है? उनके बीच की दूरी पर। किस पे निर्भर करता है? डिपेंड करता है उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, इसी के समान होता है दूसरा एक वैद्युत चुंबकीय बल। कौन होता है? वैद्युत चुंबकीय बल। तो उसे भी हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वैद्युत चुंबकीय बल। अब ये जो बल था गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमानों के बीच लग रहा था, और वैद्युत चुंबकीय बल क्या लगेगा? दो किन्हीं बिंदु आवेशों के बीच कार्य करेगा। क्या करेगा? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच। तो क्या लिखेंगे? वैद्युत, सेकेंड नंबर लिख लेंगे, वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये होता क्या है? जैसे हमने पीछे बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह इस ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला क्या है? सबसे दुर्बलतम बल है। परंतु उसके विपरीत ये होता है, वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? आवेशित कणों के बीच। ये क्या होता है? दो बिंदु आवेश के कोई कण हैं, उनके बीच कार्यरत ये वैद्युत चुंबकीय बल होता है। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि आवेशित
आवेशित कणों के बीच कार्यरत, आवेशित कणों के बीच कार्यरत वैद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं। यानी आवेशित कणों के बीच कार्यरत बल, आवेशित कणों के बीच कार्यरत बल क्या कहलाते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं। और जैसे पिछले वाले में गुरुत्वाकर्षण बल में हमने कहा था कि न्यूटन ने इसकी परिभाषा दी थी, न्यूटन के अनुसार लिखा गया था। अब इसमें किस साइंटिस्ट ने दिया है? कूलाम ने। किसने दिया है? कूलाम के अनुसार लिखेंगे। इसमें कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने अपना कथन स्टेटमेंट दिया, उसको हम देख लेते हैं। लिखते हैं कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, क्या लिखेंगे? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाण, या लिख सकते हैं परिमाणों के गुणनफल के, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे अगर हम फिगर बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई दो बिंदु आवेश हैं और यह क्या है? Q1 है, ये Q2 है। एक क्या है? Q1 है, दूसरा क्या है? Q2 है। और इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r ले लेते हैं। इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r लेते हैं। और इनके बीच लगने वाला बल क्या है? हम F ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? F ले लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब इनके बीच की दूरी, अगर मान लेते हैं कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच कार्यरत बल, तो उनके बीच कार्यरत बल, तो उनके बीच कार्यरत बल, या कह सकते हैं कार्यरत स्थिर वैद्युत बल, ऐसे लिख सकते हैं कार्यरत स्थिर वैद्युत बल क्या हो सकता है? F इक्वल टू, या F इक्वल टू की जगह प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं। F प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो सकता है? क्योंकि जो हमारा लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है वह Q1 Q2 के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बोला है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के लिख देंगे यहाँ पे, दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ छूट गया था। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है। अब यदि इसे हम और बनाना चाहें कि F इक्वल टू कह सकते हैं, तो जब यह हमारा प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक क्या आता है, 1/4 के एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q2/R², जो कि ये पूरा क्या है, नियतांक है। और क्या है, क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ये पूरा क्या आता है, ये पूरा क्या है, एक नियतांक है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं, जहाँ में लिख सकते हैं, जहाँ क्या है, के बराबर क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। और 1/4πε0 क्या है, 1/4πε0 ये क्या है, इसका मान 9 × 9 के 10⁹, 9 × 10⁹। और क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यही चीज़ पलट जाएगा इधर आकर के, ऐसे यानी कि कह सकते हैं F यहीं पे है, और F में इधर आकर के ये R² ऊपर इंटू में, और Q1 इंटू Q2 इक्वल टू इधर क्या बनेगा, 1/4πε0। ये इसके बराबर, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। F का मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा न्यूटन हो जाएगा, और R² का मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 का कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यदि हम कहें कि यहाँ पर क्या है, Q1 का एक कण है और यहाँ पर Q2 है, यानी Q1 आवेश है और Q2 है, उनके बीच की दूरी है। यदि अगर हम कह दें कि जो Q1 आवेश है वह क्या कर रहा है, Q2 पर एक बल लगा रहा है, और Q2 आवेश Q1 पर बल लगा रहा है, तो अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि Q1 आवेश Q2 पर क्या लगा रहा है, F12 बल लगा रहा है, तथा Q2 आवेश Q1 पर बल F21 बल लगा रहा है। परंतु अगर हम यहाँ देखना चाहें तो क्या देख रहे हैं कि जो Q1 है, अगर हम कहें कि बल ये इस दिशा में लगा रहा है, पर जो Q2 है Q1 पर इस दिशा में, यानी इसके ठीक विपरीत लगा रहा है। क्या लगा रहा है, इसके ठीक विपरीत, तो विपरीत के लिए माइनस चिन्ह लगा देते हैं। अतः क्या कर सकते हैं कि बल जो F12 है वह क्या है, -F21 के बराबर है। जो F बल लग रहा है 1 से 2 पर, वह क्या है, 2 से 1 पर भी लग रहा है, परंतु इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। बल तो बराबर लग रहे हैं, लेकिन हमारा जो है दिशा विपरीत है। तो एक हमारा प्लस दिशा में है, धनात्मक दिशा में, दूसरा हमारा ऋणात्मक है। और ऋणात्मक चिन्ह ही बता रहा है कि ये वाला बल क्या है, इसके विपरीत लग रहा है। ठीक है। तो ये रहा हमारा वैद्युत चुंबकीय बल का भी परिभाषा हो गया, यहाँ से कूलाम के अनुसार हो गया। इनका हमने यहाँ निगमन कर दिया सूत्र का, और यहाँ बता दिया कि के क्या है, इन दो बिंदु आवेशों के बीच का जो माध्यम होता है उसी का परावैद्युतांक है। क्या है,
दो आवेशों के बीच जो माध्यम भरा जाता है उनका परावर्तनांक क्या है। ये कुछ भी संख्या में 1 2 3 4 5 दे सकता है या पूछ सकता है, ज़्यादातर देता है। और उसके बाद 1/4 के एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये भी क्या है, नियत होता है, फिक्स होता है। और हमारा ये फार्मूला इसके अनुसार आता है, तो यहाँ से मात्रक बन गया। और हमारा मेन फार्मूला न्यूटन का कूलम का ये है, ठीक है। मेन फार्मूला कूलम का ये है। Q1 आवेश Q2 पर F12 बल लगा रहा है और तथा Q2 आवेश Q1 पर -F21 बल लगा रहा है चित्र के अनुसार। तो हम अतः कह सकते हैं F12 बराबर -F21। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके गुणों की फटाफट। अब हम बात कर लेते हैं इनके गुणों की। तो लिखते हैं वैद्युत चुंबकीय बलों के या बल के गुण। वैद्युत चुंबकीय बलों के गुण क्या हो जाएगा, नंबरिंग करके इसे में भी लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे। अब इसमें पहला नंबर, जैसे मैंने गुरुत्वाकर्षण बल में भी लिखा है कि वह एक क्या है, केंद्रीय बल है। यानी क्या है, वह एक केंद्रीय बल है। तो ये भी क्या है, एक केंद्रीय बल है। जैसे वैद्युत चुंबकीय बल भी क्या है, एक केंद्रीय बल है जो कि एक संरक्षी बल है। इसमें पहला नंबर लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय बल एक केंद्रीय बल है जो कि एक संरक्षी बल है, जो कि एक संरक्षी बल है। वैद्युत चुंबकीय बल एक केंद्रीय बल है जो कि एक संरक्षी बल है। अगले नंबर की बात अगर हम करें तो यह क्या है, यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। जबकि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है, केवल आकर्षण का गुण उसमें होता है। जबकि इसमें क्या होता है, लिख सकते हैं यह बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। यह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, यानी आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है। अगला नंबर जैसे अगर हम कह सकते हैं कि यह बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह क्या करता है, यह बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण बल में हमने ये नहीं लिखाया था, छूट गया था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। और यह बल भी क्या करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है। और फिर इसके बाद एक और लिख लेते हैं कि यह जो बल है यह भी क्या है, एक दीर्घपरासी बल है। यह क्या है, यह भी एक दीर्घपरासी बल है। दीर्घपरासी का मतलब बहुत ही लॉन्ग रेंज वाला बल है। ये बहुत अधिक दूरी पर होने पर भी यह क्या करता है, बहुत अधिक कार्यशील है, कार्यवान है। ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि यह बल क्या है, दो प्रोटॉनों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल किसी भी स्थिर दूरी के लिए उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल होता है। यह किन्हीं दो पिंडों या कह सकते हैं कणों, यहाँ दो कणों
के बीच उपस्थित गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है। यानी ये जो बल है, अगर हम बात करें कोई दो वस्तु है, दो पिंड हैं या दो कण हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जितना कार्य करेगा उनके अपेक्षा ये क्या है 10⁻36 गुना अधिक कार्य करते हैं। कौन? वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना है। कब? जब कोई दो कण हो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा प्रकृति के दो प्रकार के मूल बल, और इनके गुण भी हो गया, हमने लिखा दिया, इनका परिभाषा भी दे दिया, और इनका हमने सूत्र का निगमन भी कर दिया, और उनके आंकिक मानों को बता दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां सरस्वती।